हेलो हेलो। आज हम लोग सिखों के ऊपर जो है अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ कैसे कैसे हुआ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिखों ने जो है सिखों को कैसे अंग्रेजों ने हराया और उनके साम्राज्य पे कैसे अपना अधिकार किया, इसकी कहानी पढ़ेंगे जिसमें सिख के जो है 3 जो इनकी लड़ाइयाँ लड़ी गई तो ये सारे के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। ये वाला जो इलाका हम यहाँ देखते हैं, ये वाला पंजाब वाला इलाका, ये पंजाब वाला इलाका, सिंध पंजाब, ये पूरा इलाका सिख के अंडर में था। रणजीत सिंह जब यहाँ के राजा थे तो उन्होंने जो है ये यहाँ पे पटियाला, ये पूरा जो है ये पटियाला वगैरह, ये सारा ये यहाँ तक काफ़ी पटियाला वगैरह तक भी उन्होंने कब्जा कर लिया। पूरा जो क्षेत्र था ये सारा सिखों के अंडर में था। तो अब यहाँ पे क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, कैसे हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो एंग्लो सिख वार की पृष्ठभूमि, इसके पहले हम लोग सिखों के बारे में राजा रणजीत सिंह के बारे में भी पढ़ चुके हैं मिडवल हिस्ट्री के पोर्शन में, सिखों का क्या क्या हुआ था। तो उनके मरने के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, उनके मरने के बाद ही सिखों के ऊपर जो है अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। जब तक राजा महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेज जो है उनसे जो है लड़ाई नहीं कर पाए या उनके साम्राज्य पे अधिकार नहीं कर पाए। उनके मरने के बाद जो है अंग्रेजों का सिख साम्राज्य में दखल शुरू हो गया। क्या होता देखते हैं। तो डेथ ऑफ रणजीत सिंह 1839 में अंग्रेजों रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। वाज फॉलोड बाय द पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी, कोई एक स्ट्रांगर राजा मरता है तो उसके बाद जो है पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे औरंगजेब मरा, एक बहुत बड़ा स्ट्रांग राजा था, उसने भारत के मुगलों का सबसे बड़ी सत्ता पे उसने कब्जा किया था। उसके मरने के बाद दिक्कत शुरू हो गई और मुगल साम्राज्य डिसइंटीग्रेट हो गया। इसी यही हालत जो है रणजीत सिंह के समय भी हुआ। द नेक्स्ट 3 रूलर, रणजीत सिंह के मरने के बाद 3 रूलर, नेक्स्ट 3 रूलर, इसमें पहले थे खड़क सिंह, पहले रूलर खड़क सिंह थे, उसके बाद नौनिहाल सिंह थे और उसके बाद शेर सिंह थे। इनका जो है वेयर मर्डर्ड विद इन 6 ईयर, इन तीनों का मर्डर कर दिया गया 3 सालों के अंदर। इन सच अनस्टेबल इन्वायरमेंट विदाउट मच इफेक्टिव कंट्रोल ओवर आर्मी, दिलीप सिंह 5-year-old सन ऑफ रणजीत सिंह असेंडेड द थ्रोन। अब 3 राजा लगातार 6 सालों में मार दिए गए, तो ऐसा अनस्टेबल इन्वायरमेंट था। उस इन्वायरमेंट एक 5 साल के छोटे से बच्चे को जो है राजा घोषित कर दिया गया, उनको गद्दी पे बैठा दिया गया 1844। हाउएवर ब्रिटिश इन सर्किलमेंट ऑफ पंजाब हैड स्टार्टेड फ्रॉम। अब इसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश ने जो है सिखों की जो है पंजाब का जो घेराव जो है 1833 से ही शुरू कर दिया था। व्हेन दे अपॉइंटेड ब्रिटिश रेजिडेंट एट द लुधियाना एंड सिंध, तो उन लोगों ने लुधियाना और सिंध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंटमेंट कर दिया था, लुधियाना और सिंध में। तो आप देखिए लुधियाना सिंध कहाँ पर है, ये वाला सिंध यहाँ पे कार्नर में देखिए, ये क्षेत्र जो है ये सिंध है और यहाँ पे जो है सिंध के बाद जो है ये यहाँ पे लुधियाना, ये जो क्षेत्र है लुधियाना, यहाँ पर इन लोगों ने पटियाला रियासत बाद में बची रही थी, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना ब्रिटिश रेजिडेंस, मतलब एक अपना आदमी जो है यहाँ के ये 2 जो पटियाला और सिंध जो राज्य थे पंजाब के, वहां पे इन लोगों ने अपना एक रेजिडेंस नियुक्त कर दिया था। अनेक्चर ऑफ सिंध, पहले उन्होंने 43 में सिंध को अपने कब्जे में लिया। 1843 कास ऑफ अनेक्चर, पहला काम उन्होंने सिंध को लिया 43 में। तो कास ऑफ किस कारण हुआ, कमर्शियल पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस,
तो सिंध को उन्होंने इसलिए अपने कब्जे में, क्योंकि इंडस सिंधु नदी, इंडस को सिंधु नदी भी कहते हैं, तो सिंध जो क्षेत्र था वो सिंधु नदी के किनारे था, तो यहाँ से उनको व्यापारिक लाभ मिल सकते थे। इसके चक्कर में उन लोगों ने इसको अनेक्स करने की सोची। ब्रिटिश फियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रशियन एम्पायर टुवर्ड, इसके साथ साथ जो है दूसरा कारण क्या था कि एक तो सिंधु नदी पे कब्जा करने से उनको बिजनेस व्यापार मिलता, दूसरा रसिया जो है उधर से भारत की तरफ बढ़ रहा था, रसिया का साम्राज्य इधर तरफ बढ़ रहा था, इसके कारण वो लोग डरे हुए थे। रसिया कहाँ पे है ये देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र जो था यहाँ से अफगानिस्तान वगैरह तक वह हस्तक्षेप करने लगा था, अफगानिस्तान वगैरह तरफ जो है वो आ गया था। अफगानिस्तान से पहले का जो बॉर्डर था वो रसिया के अंडर में आता था, उसके बाद अफगानिस्तान बीच में पड़ता था, अफगानिस्तान का काफी क्षेत्र बाद फिर इंडिया ही आता था, इंडिया के बाद ये पंजाब आता, पंजाब तो उन्हें डर था कि क्योंकि रसिया यहाँ पे तिब्बत वाले क्षेत्र में भी वो आ रहा था, तिब्बत वाला क्षेत्र जो था ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी रसिया इन्फ्लुएंस कर रहा था, ये भी उनको डर था कि उसके बाद वो यहाँ यूरोप में भी रसिया और ब्रिटेन अपोजिट खेमे में थे, तो इनको रसिया का भी डर था। तो उनको लगा कि ये भारत के इस भूभाग में कब्जा करें, इससे पहले ही हम यहाँ पे एक क्षेत्र पे कब्जा कर लें, जिससे जो है रसिया ये सिंधु नदी जो थी इसको पार करके यहाँ पे ना आने पाए। तो उनको जो है सिंधु नदी के इधर ही रोकने का उसका मन था कि जो सिंधु नदी यहाँ पे निकलती है, यहाँ से ये ऐसे होते हुए यहाँ पे आके, तो उसको लगा कि अगर हम ये सिंध और लुधियाना था, इनको लगा कि ये सारे क्षेत्रों पे हम कब्जा करेंगे तो रसिया को भी हम रोक सकते हैं। फिर क्या था, ब्रिटिश डिजायर टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन पर्सिया एंड अफगानिस्तान थ्रू कंट्रोल ऑफ सिंध। इसके बाद उनका ब्रिटिश महत्वाकांक्षी थे ही है, वो अपनी टेरिटरी मतलब अपने भूभाग को आगे बढ़ाना ही चाहते थे, तो उनके अंदर में ये भी लालसा थी कि वो पर्सिया मतलब ईरान, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, उसके बाद यहाँ पे ये इधर वाला जो ईरान का क्षेत्र था, तो ईरान में तो वो सोच रहे थे कि हम धीरे धीरे मतलब ये भी आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसा नहीं इनको रसिया से डर इसलिए लग रहा था कि उधर से रसिया आ रहा था और इधर से ये बढ़ना चाह रहे थे, तो दोनों बढ़ना चाह रहे थे। तो इन दोनों के क्षेत्र में ये पंजाब क्षेत्र जो आता था, इनको लगा कि इसको भी कब्जा करना जरूरी है, बिना इसके कब्जा किए हम यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ये रास्ते में। इसी तरह रसिया को भी लग रहा था कि अगर ये सारे कब्जा करेंगे तभी हम यहाँ पे आ सकते, तो दोनों की इच्छाएं थी आगे बढ़ने की, उधर रसिया की भी इनकी भी। तो ये इस पर्पज से इन लोगों ने जो है धीरे धीरे जो है अपना उद्देश्य अपना काम जारी रखा। तो अब तो एंग्लो सिख वार की लड़ाई का जो है टाइमलाइन बताते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे लड़ाई की शुरुआत हुई, इन लोगों ने जबरदस्ती लड़ाई की कैसे शुरुआत की, ये सारी चीजें, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या किया इन लोगों ने, कि लड़ाई डायरेक्ट लड़ाई करने से पहले इन लोगों ने क्या बैकग्राउंड सेट किया, ये हमको देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले 1805 मतलब जब राजा रणजीत सिंह जिंदा थे उसी समय ये लोग जो है बदमाशी शुरू कर दिए थे। तो 1809 में लॉर्ड मिंटो था, सेंट एन एम्बेसडर टू अमीर एंड कंक्लूडेड ए फ्रेंडशिप ट्रीटी विद। तो उन्होंने जो है अफगानिस्तान में भेजा था एक अमीर 1809 में जो है, तो उन्होंने अमीर मतलब अम्बेसडर, वहां का जो ईरान का जो राजा था उसको अमीर बोलते थे अफगानिस्तान, वहां पे लोगों ने अपना एक अम्बेसडर भेजा ताकि उससे एक दोस्ती की जा सके। फिर 1831 में जर्नी ऑफ अलेक्जेंडर बर्न अप टू इंडस ऑन हिज वे टू लाहौर। अब वो लाहौर, जो अलेक्जेंडर बर्न था वो लाहौर जा रहा था, तो वह इंडस वैली तक भी उसने यात्रा की, वहां मुआयना लिया कि वहां की स्थिति क्या थी। ये सारे जो स्टेप थे वहां की बारे में जानकारी लेना कि अगर उनको वहां बढ़ना है तो शुरू में वो बैकग्राउंड बना रहे थे कि कैसे हम वहां धीरे धीरे अपने लोगों को भेजना शुरू किया कि जाओ वहां का मुखबरी करके आओ, वहां पे ताक झांक करके आओ, देख के आओ। तो उन लोगों ने धीरे धीरे ऐसे किया, जैसे धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से पहले दूध भेजे,
फिर धीरे धीरे वहां के लूप होल्स को जानने के बाद फिर अपना स्ट्रेटेजी, अपनी योजनाएं बनाई कि कैसे कैसे हमको व्यापार करना है, कैसे कैसे क्षेत्रों पे कब्जा करना है। तो इन लोग ऐसे ही हर जगह करते थे, ऐसा इंडिया में ही नहीं किया, हर जगह ये गए, विश्व के अनेक भागों में ये लोग ऐसे ही जा जाके इस तरह से जो है लोगों ने धीरे धीरे चरणबद्ध तरह से, योजनाबद्ध तरह से उन्होंने वहां पे कब्जा किया। तो इसी में मिंटो ने भेजा अम्बेसडर अमीर को अफगानिस्तान, ईरान में। फिर उसका दूसरा 31 में गया, बर्न गया, वो लाहौर गया और इंडस वाले क्षेत्र का मुआयना करके अभी 32 में ट्रीटी ऑफ बाय लॉर्ड बेंटिंग बाय विच रोड एंड रिवर्स ऑफ सिंध वेर ओपन टू इंग्लिश। अब उन्होंने 32 में लॉर्ड बेंटिंग जो थे, विलियम बेंटिंग, उन्होंने एक ट्रीटी की कि हमको जो है सिंध नदी तक जो है अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दीजिए, वहां तक हमको आने जाने की रास्ता दे दीजिए। अब व्यापार करेंगे, पहले दूध भेजेंगे, फिर व्यापार करेंगे, फिर उसके बाद कब्जा करेंगे, ऐसा ही इनका था। फिर 32 के बाद 39 में ऑकलैंड फोर्स अमीर टू साइन सब्सिडरी अलायंस। तो ऑकलैंड ने जो है अमीर से, जो है वहां के अमीर से कहा कि आप सब्सिडरी अलायंस हमसे करिए। अब जबरदस्ती शुरू हो गया इनका। पहले यहाँ पे दूध भेजे, फ्रेंड बनाए, पहले यहाँ पे इन्होंने फ्रेंड बनाया, उसके बाद 30 साल बाद वो जबरदस्ती शुरू कर दिए कि अब तुमको है हमसे सब्सिडरी अलायंस करो, अपने राज्य में हमारी सेना रखो, नहीं तो हम तुम पे अटैक कर देंगे। फिर लॉर्ड एलनबरो अननेसेसरी प्रोवोक द अमीर एंड पीपुल ऑफ सिंध। तो सिंध क्षेत्र के जो अमीर थे, सिंध, अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह अमीर थे, मुस्लिम शासक था तो अमीर थे। तो वहां पर भी तो उन्होंने क्या किया कि जो है ऑकलैंड ने सब्सिडरी अलायंस किया। फिर उसके बाद एलनबरो ने कहा कि वहां के लोगों को, वहां के आर्मी और लोगों से जबरदस्ती अननेसेसरी प्रोवोक द आर्मी एंड पीपुल ऑफ सिंध टू वार। तो उन्होंने जो है सब्सिडरी अलायंस करने की बात नहीं मानी। तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल था, मतलब एक पूरी प्लान थी, बदमाशी की पूरी प्लान थी कि एक आएगा, दूसरा आएगा, लेकिन उनको यही करना है। उनका एक टारगेट सेट था कि वहां पे हमको कब्जा करना है, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो अमीर से कहा कि बदमाशी की है, तो उनको लगा कि अब सिंध का अमीर हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे, लड़ाई कर दे, तो हम उससे लड़ाई कर लेंगे। फिर 42 में अपॉइंटमेंट सर चार्ल्स नेपियर एज ब्रिटिश रेजिडेंट इन प्लेस ऑफ मेजर ऑगड्रम। अब सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे जबरदस्ती उससे करा लिया, तो उसके बदले में एक आदमी उन्होंने रख ही दिया। अब वो वहां बैठ के सिर्फ बदमाशी करा, उनके राजा में, उनके लोगों में सिर्फ बदमाशी करे ताकि वो लोग लड़ाई करने की सोचे। तो जब देखा कि चार्ल्स नेपियर कुछ दिन रहा, वो उसका टारगेट नहीं पूरा कर पाया, तो उन लोगों ने उसकी जगह दूसरे को, जेम्स आउटरम को भेजा 42 में। अब क्या है, अब चार्ल्स नेपियर जो 43 में था, चार्ल्स नेपियर ने बदमाशी से उसने इमामगढ़, कोई इमाम घर था, उनका इमाम घर था जहां पे पूजा पाठ करते थे, उसको जंगल में था, उसको नुकसान किया, उसको क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया, तोड़ दिया। इसके बदले में इन रिटेलिएशन ऑफ दिस बलोचीज अटैक द ब्रिटिश रेजिडेंट एंड डिक्लेयर वार ऑन अटैक। जैसे उन्होंने 43 में उसका नेपियर जो है वहां उनके इमाम घर को तोड़ा, तो उन लोगों ने जो है, बलोची थे, सिंध के लोग थे, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत, बलूचिस्तान बलोच थे, उन लोगों ने जो है वहां के निवासी बलोची कहलाते थे, बलूचिस्तान प्रांत में आता है। तो उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई छोड़ दी। तो मतलब शुरू में बदमाशी करे, नहीं हुआ तो उन्होंने उनके जो है धार्मिक स्थल को ही तोड़ दिया ताकि लोग जो है विद्रोह करें, मतलब वो किसी में किसी उकसा के लड़ाई शुरू करवाए, मतलब बदमाशी किया उन लोगों ने किसी तरह कि हमको लड़ाई करने का बहाना मिले। तो बलोचों ने बर्दाश्त की जब हद हो गई तो उन लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अब लड़ाई शुरू हो गई, उनको बहाना मिल गया, तो बैटल ऑफ मियानी, बैटल ऑफ मियानी ensued in which Balochi army was defeated by Napier and some Amir had to surrender। तो मियानी की लड़ाई में बलोची आर्मी हार गई नेपियर के द्वारा, और सम अमीर जो वहां के लोग थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेटर बैटल ऑफ डाबू
उसके बाद हैपेंड इन विच नेपियर डिफीटेड शेर मोहम्मद अमीर ऑफ मीरपुर। अब नेपियर को बहाना मिल गया, वह जो है लड़ाई शुरू कर दिया। पहले मियामी की लड़ाई किया, डाबू में भी उसने लड़ाई किया। शेर मोहम्मद अमीर मीरपुर का अमीर था, उसको हराया। दस शेर मोहम्मद वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम सिंध रिजल्टेड इन फॉर्मल एंड इंटेंसिफिंगली ही सेंड ए टेलीग्राम टू ब्रिटिश हेडक्वार्टर एक्सक्लेमिंग आई हैव सीन। अब वह सिंध का जो अमीर था शेर मोहम्मद, उसको वहां से हटा दिया। देखिए जबरदस्ती से हटा दिया और उससे सिंध से हटा के उस पर कब्जा कर लिया। अब अपनी इस सफलता में नेपियर ने अपनी बड़ाई में एक टेलीग्राफ भेजता है ब्रिटिश हेडक्वार्टर को और कहता है आई हैव सीन डेनी, मैंने जो है बहुत बड़ा गुनाह किया, मतलब मैंने गलती करके भी कब्जा कर लिया। तो अपने बुरे काम को भी उसने जो है ऐसे बताया कि मैंने देखो वो पाप कर दिया जिसके लिए हम लोग कई साल से कोशिश कर रहे थे, मतलब 30-40 साल से 1809 से ही हम लोग लगे थे। आखिरकार हमने ने जो है वह अपना टारगेट पूरा ही कर लिया किसी न किसी तरह से। तो इनका था, तो सिंध पे उन्होंने जबरदस्ती गलत तरीके से ही कब्जा किया। आफ्टर द एनेक्शन ऑफ सिंध ए सीरीज ऑफ बैटल हैपेंड बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख रूलर विच फॉर्म पार्ट ऑफ फर्स्ट सिख एंग्लो वार। अब सिंध को कब्जा करने के बाद अब सिख रूलर और इनके बीच, क्योंकि अब तक जो है वो भी मर गए थे, रणजीत सिंह मर गए थे, उन्होंने सिखों से लड़ाई शुरू कर दी। तो 1845 से 46 में उन्होंने पहला सिख, तो सिंध अलग क्षेत्र था। पंजाब में को कब्जा करने से पहले उन्होंने सिंध पे कब्जा किया जो कि पंजाब से अलग था। तो पहले उन्होंने सिंध पे कब्जा, उसके बाद वो लोग ये सब, तो सिंध वहां से आने से पहले वहां उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया। ये है तो पहला सिंध फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो पहला सिख वार करने से पहले अंग्रेजों ने जो है 30-40 साल तक जो है 1809 से जो है उन लोगों ने वहां पे अपना बैकग्राउंड शुरू किया। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने लगभग सिंध को कब्जा कर लिया। सिंध को कब्जा करने के बाद वहां पे उनकी सत्ता स्थापित हो गई। तो और सिंध जो है पंजाब से बगल में था, सिंध जो है पंजाब के बगल में था। यहाँ पे जब वो बैठ गए, इस जगह वो बैठ गए, तो अब यहाँ से जो है, और यहाँ पर भी उन्होंने लुधियाना में भी अपना एक आदमी बना दिया। तो दो छोर वो पकड़ लिए यहाँ पर, और ये सिंध नदी थी, रावलपिंडी का ये क्षेत्र है, सिंधु नदी थी, और ये लाहौर था, लाहौर के पास। तो यहाँ से जो है अभी ये लोग आगे ये भवालपुर है, ठीक है, ये भवालपुर रावलपिंडी यहाँ पर है, पेशावर यहाँ है। तो अब पहली लड़ाई शुरू हुई, बैटल ऑफ तो फर्स्ट लड़ाई इनकी शुरू हो गई। पहली लड़ाई क्या है? ए बैटल ऑफ मुडक्स। पहली लड़ाई में उनको ए बैटल ऑफ मुडक्स वाज फाउट बिटवीन लाल सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिख, एंड सर ह्यूज गफ इन विच सिख आर्मी डिफीटेड। अब 45 में जो है लाल सिंह जो था वह राजा दिलीप सिंह का प्रधानमंत्री था, क्योंकि राजा दिलीप सिंह बन गए थे, वो बहुत बच्चे थे, तो उसका सारा काम जो है लाल सिंह देखता था। तो लाल सिंह प्रधानमंत्री जो था वो, और इसके बीच में सर ह्यूज गफ के बीच में लड़ाई हुई जिसमें सिख हार गए 45 में। फिर उसके बाद और लड़ाई हुई, बैटल ऑफ फिरोजपुर हुई, वाज फाउट बिटवीन सिख आर्मी अंडर तेज सिंह, गॉट डिफीटेड। दूसरी लड़ाई जब लड़ी गई तो तेज सिंह के अंडर में लड़ी गई, वह उसमें भी और ये सिख हार गए। फिर तीसरा जो है बुड्ढे वाला लड़ाई हुई, यह हुआ किसके? रणजीत सिंह मजेठिया और हेनरी स्मिथ। यहां पर भी तीसरा कोई रणजीत सिंह मजेठिया थे उनसे, और फिर अंग्रेज सेना का जो कमाल था हेनरी स्मिथ, उससे भी लड़ी गई। 3 लड़ाइयां, तीनों में सिख हारे। फिर बैटल ऑफ गन या बैटल ऑफ सबरॉय की लड़ाई हुई 46 में, वन ऑफ द डिसिसिव बैटल फॉट बिटवीन ब्रिटिश, हेनरी स्मिथ एंड सिख। फिर हेनरी स्मिथ में के साथ सेब्रॉन की लड़ाई लड़ी, इसमें क्या है? डिसिसिव बैटल। अब यहां से
फाइनल लड़ाई होगी, डिसिसिव मतलब अब ये समझौते वाली अब अंत लड़ाई का हो गया था, जिसमें काफी बुरी शिकार। ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस एंड दे नॉट ओनली क्रॉस सतलुज बट ऑक्यूपाइड लाहौर टू। सतलुज नदी आप देखिए, सतलुज नदी यहाँ पे ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पे सतलुज नदी आती थी, ठीक है, यहाँ से सतलुज नदी निकलती थी। तो यही कहने का मतलब है कि अब अंग्रेज जो है सतलुज नदी क्रॉस कर गए, मतलब यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गए और उन्होंने लाहौर को भी कब्जा कर लिया। तो ये 4 लड़ाइयों में उन लोगों ने नदी क्रॉस करके, सतलुज नदी क्रॉस करके वहां पे पहुंच गए। तो ये 4 लड़ाई लड़ी, इसमें जो है सिख हार गए, चारों में हार गए और क्रॉस सतलुज, बट उसके साथ साथ उन्होंने लाहौर को भी कब्जा कर लिया। ये है फर्स्ट में, दिस रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर अकॉर्डिंग। अब इस लड़ाई के बाद एक समझौता हुआ, लाहौर समझा, ट्रीटी ऑफ लाहौर। उसमें क्या कहा गया, जालंधर दोआब वाज गिवन टू ब्रिटिश। जालंधर का जो फर्टाइल रीजन था उसको ब्रिटिश को दिया जाएगा, विथ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ 1.5 करोड़ टू द पेड टू ब्रिटिश। दोआब लिया गया और 1.5 करोड़ रुपए और ब्रिटिश से मांगे गए लड़ाई का हार जाना। सिख पेड ओनली हाफ ऑफ दिस अमाउंट एंड फॉर सेटलिंग द रेस्ट दे सोल्ड कश्मीर टू द ब्रिटिश हु सोल्ड इट फ्यूचर टू गुलाब सिंह। अब क्या हुआ, फर्स्ट लड़ाई के बाद पहला काम हुआ कि जालंधर दोआब ब्रिटिश को देना पड़ा। दूसरा काम हुआ कि 1.5 करोड़ देना था। 1.5 करोड़ जब सिख नहीं दे पाए तो सिखों ने कहा कि हम आपको कश्मीर बेच देते हैं, कश्मीर दे देते हैं। तो उन्होंने कश्मीर सिखों के अंडर में था, उनके इन्फ्लुएंस में था, कश्मीर उनके अंडर में था। तो उन्होंने कश्मीर, सिखों ने कश्मीर किसको दे दिया, ब्रिटिश को बेच दिया। देखिए कश्मीर जो है सिखों ने ब्रिटिश को बेच दिया और ब्रिटिश ने क्या किया, इसको गुलाब सिंह के हाथ बेच दिया, गुलाब सिंह के हाथ बेच दिया। तो ये गुलाब सिंह के हाथ में बेच दिया था। तो इस पे ध्यान रखिए, आज भी भारत में जो जम्मू कश्मीर में लड़ाई का जो कारण था, यहां पर भी है कि गुलाब सिंह वहां के राजा थे और 1947 में गुलाब सिंह ने जो है भारत सरकार से समझौता कर लिया कि हम आपके भारत सरकार के साथ आएंगे। तो पाकिस्तान को यह बात अच्छी लगी नहीं और उसने जो है गुलाब सिंह के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया और कश्मीर के बहुत बड़े भाग पे कब्जा कर लिया, जबकि वह गुलाब सिंह के अंडर में था और गुलाब सिंह ने यह भारत के साथ समझौते में मिलाया था। इसलिए बताया कि इसलिए ये चीजें, तो पहले सिखों के अंडर में था, सिखों ने ब्रिटिश को बेचा, ब्रिटिश ने गुलाब को बेच दिया। तो इसलिए ये चीजें, ये थोड़ा सा आज के करंट में ये जानने की थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ये जानिए। फिर क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट एट लाहौर, सर हेनरी लॉरेंस। तो अब वहां लाहौर में एक अपना ब्रिटिश लोगों ने अपना एक आदमी रख दिया जिसका नाम हेनरी लॉरेंस था। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिलीप सिंह और रानी जिंदा कौर बाय द ब्रिटिश, और उन्होंने दिलीप सिंह और रानी जिंदा को जो है रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये लोग जो है बची हुई रियासत के राजा रहेंगे। और रानी जिंदा जो है दिलीप सिंह की माँ थी, वह उसकी केयर टेकर थी, मतलब दिलीप सिंह की देखभाल करने वाली वो रहेगी, क्योंकि दिलीप सिंह बच्चे थे तो उसकी देखभाल करने के लिए उसके बिहाफ पे रानी जिंदा को जो है रिकॉग्नाइज किया गया कि अभी बचे हुए को होगा। अब क्या है, महारानी जिंदा कौर, उनकी मां महारानी जिंदा, हु वाज एक्टिंग एज रेजेंट ऑफ हर सन दिलीप, हैड बिलीव दैट as stipulated in the Treaty of Lahore, the British force would leave Lahore, but British instead of quieting stated strengthening their authority over Lahore administration। अब क्या है, समझौते के बाद ये हुआ था कि रानी जिंदा कौर जो है दिलीप सिंह की तरफ से वहां पे राज करेंगी और ब्रिटिश जो है फोर्स लाहौर को छोड़ देगी, लाहौर को छोड़ देगी। लेकिन ब्रिटिश ने मानने से इनकार कर दिया। बट ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ क्वाइटिंग, वहां से हटने के बजाय वह अपनी वहां पोजीशन मजबूत, स्टार्टेड स्ट्रेंथन दी देयर अथॉरिटी वर लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो लोग जो अपनी अथॉरिटी वहां पे और मजबूत करने लगे, मतलब समझौते का पालन। वैसे भी ब्रिटिश हमें कभी समझौते का पालन किए नहीं, पहले समझौता करते थे, बाद में उससे मुकर जाते। देखिए हैदर अली के साथ भी यही किया था। तो ये जब इनको लगता था कि अभी हमको फायदा है तो समझौते से मुकर जाते थे, जब लगता था इनको घाटा है तो वो समझौता कर लेते थे। तो इनकी
चालाकियां रहती थी, बस स्वार्थ, जहां काम बन रहे वहां समझौता कर लो, जब काम ना बने तो समूह कर जाओ। तो यही था, वहां पर भी इन्होंने यही किया। तो पंजाब को उन्होंने जबरदस्ती और गलत तरीके से ही कब्जा किया, हालांकि हर जगह इन लोगों ने ऐसा ही किया। यहाँ पे तो जानबूझ के किया, बाकी जगह तो चलो दूसरे लोग आमंत्रित, जैसे प्लासी में भी मीर जाफर जो है उससे मिला, और क्या कहते हैं यहाँ पर भी कर्नाटका में या हैदराबाद बार में भी या मराठा में भी कोई उनके पास गया सहायता मांगने के लिए, कि लालच के चक्कर में गया, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रिटिश के पास गया नहीं, वो खुद चल के आए और खुद उन्होंने लड़ाई का माहौल बनाया और धीरे धीरे करके कब्जा किया। तो पंजाब को उन्होंने सिर्फ गलत तरीके से अपने स्वार्थ में कब्जा किया, वहां पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने कभी ब्रिटिश के न वहां के लोग कोई गए, न वहां पे उन लोगों ने ब्रिटिश से कोई लड़ाई भी अपने तरफ से नहीं छेड़ी। लेकिन ब्रिटिश वहां पे पंजाब सिंध वाले क्षेत्र में वो जबरदस्ती अपने स्वार्थ के चक्कर में गए, जो कि पहले ही 3 बता दिया गया था कि वो बहाना था कि वो व्यापार करना चाहते थे, बहाना था कि रसिया जो है भारत के हमारे साम्राज्य पे अटैक कर सकता था, फिर उनकी अंतिम लालसा यही थी कि हम कब्जा करके हम अफगानिस्तान, ईरान तक कब्जा करें। और उन्होंने किया भी, बाद में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने पूरा ईरान वगैरह पूरा क्षेत्र में कब्जा ही किया। ब्रिटिश ने ही कब्जा किया, भारत से निकल गए, लेकिन इनडायरेक्टली वो ईरान, इराक पूरे क्षेत्र पे उनका इनडायरेक्टली कब्जा रहा। और वही का कारण, इन्हीं का कारण आज का जो है ईरान, इराक और उस क्षेत्र में जो लड़ाई का पूरा कारण है, इन्हीं लोगों के द्वारा जो गलत तरीके की नीतियां वहां पे लगाई गई, इसी कारण आज भी लोग वहां पे लड़ रहे हैं। यही हुआ। तो इन्होंने जो है थोड़ा सा इसका हमने बता दिया आज के बैकग्राउंड में। तो इन सब की जो है देखिए, यही से इन लोगों की शुरुआत थी, जो आज तक चल रही है। गए, छोड़ के गए, लेकिन फिर भी आज भी उनकी नीतियां, उनकी बदमाशियां आज भी वो कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे इन्हीं की उसी समय बोई गई जो बीज, गलत काम के लिए इन्होंने बीज बोया था, आज भी वो बीज खतरनाक रूप लेके रखा है। उसके बाद दिस लीड द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ बैरोवाला। जब वो बदमाशी करे तो उन्होंने कहा फिर से समझौता करो, लाहौर ट्रीटी ठीक नहीं थी, अब नई ट्रीटी करो जिसमें और हमारे हिसाब से उस चीजें नहीं हो पाई थी, तो और अच्छी ट्रीटी करो। तो उन्होंने लाहौर के बाद एक ट्रीटी की, आल्सो नोन एज सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस भैरोवाला की जो ट्रीटी थी, इसको सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं। ये जो है सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर, भैरोवाला की। तो लाहौर में पूरी बात नहीं बन पाई थी। तो ये लोग जब पहली बात, जैसे वहां पर भी हुआ था, देखिए जब प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने जो अवध के नवाब से अलग की, फिर शाह आलम से अलग की, बात नहीं बनी, तो उसके बाद फिर से उसको इलाहाबाद की सिंधी अलग से की। तो यही कह कि एक बार बात नहीं बनी, उनको लगा कि अब पहली बार में काम नहीं हुआ, तो दोबारा फिर से वो बदमाशी की। तो उन्होंने दूसरी ट्रीटी की, लाहौर, थ्रू विच रानी जिंदा कौर वॉज रिमूव्ड एंड अ रीजेंसी काउंसिल फॉर पंजाब वॉज सेटअप कंसिस्टेंट लाहौर फॉर विच सिख आल्सो नीडेड टू पे इतना। उन्होंने कहा कि अब रानी जिंदा जो है उसकी बात नहीं मान रही हैं, तो उन्होंने सेकेंड ट्रीटी में कहा कि रानी जिंदा को हटा दिया जाए और पंजाब के लिए एक रीजेंसी काउंसिल बना दिए, कि एक लोगों की सभा बना दी जाए, वही जो है रानी जिंदा नहीं, वह सभा ही उसकी पूरी देखभाल करेगी। और उसके लिए कहाँ बैठेगी, लाहौर में। फॉर विच सिख वाज नीडेड टू पे, इसके लिए उन्होंने सिखों से 22 लाख रुपए और वसूले। मतलब वहां 1.5 करोड़ नहीं दे पाए, तो उनसे कश्मीर वगैरह छीन लिया गया। उसके बाद देखे कि लाहौर में वो लोग नहीं जाना रहे, तो रानी जिंदा ने जब विरोध किया, तो उन्होंने जबरदस्ती कहा कि अब आप हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हम आपसे और पैसा लेंगे और आपको हम हटा भी देंगे। तो उन्होंने रानी जिंदा को हटा भी दिया और उनसे कहा और भी पैसा दो, 22 लाख रुपए, और अब पंजाब में शासन करने के लिए एक रीजेंसी होगी जिसमें अंग्रेज रहेंगे, वही जो है शासन करेंगे। दिलीप सिंह सिर्फ नाम के रहेंगे, वहां का शासन अब अंग्रेज करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ भैरोवाला ट्रांसफर्ड द सिख किंगडम इनटू ब्रिटिश वर्चुअल ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, दस ग्राउंड फॉर द अनदर कन्फ्रंटेशन वाज सेटअप।
तो अब जब सेकेंड भैरोवाला की ट्रीटी हुई तो क्या किया कि ट्रीटी अब ट्रांसफर सिख रीजन इनटू वर्चुअल ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। अब यहां पे काउंसिल बना दी तो उन्होंने कहा कि सिख राज को वर्चुअली मतलब अपरोक्ष रूप से ब्रिटिश के अंडर में हो गया। अभी डायरेक्टली नहीं हुआ, दिलीप सिंह नाम के राजा रहे और उनको चलाने के लिए एक रेजिडेंस बना दिया गया कि कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया कि अब वो चलाएंगे। तो लेकिन उसका पूरा इन्फ्लुएंस ब्रिटिश के अंडर में था। ब्रिटिश ही कौन काउंसिल में कौन होंगे, कैसे होंगे, ये सब ब्रिटिश ही तय करते थे। तो ये चीजें हुई जिसके कारण अब दूसरी लड़ाई का बैकग्राउंड हो गया, क्योंकि ब्रिटिश का भी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए थे। तो उनको लगा कि बस यहां तक करते हैं, फिर हम बदमाशी करेंगे और ये लोग विद्रोह करेंगे तो हम फिर से लड़ाई कर लेंगे। तो उनके जो रेजिडेंट्स वहां के जो उनके लोग रहते थे वो लोग वहां पे बस रहने, उनका सिर्फ पर्पस होता था कि रोज इधर उधर के काम करो, राजा के मंत्रियों के काम में दखलंदाजी करो ताकि वो गुस्सा करें तो उनसे हम लड़ाई करें। तो रेजिडेंट्स का सिर्फ यही काम, वहां रखे इसीलिए जाते थे कि आप जो है वहां लड़ाई की भूमिका निभाओ, अगर तुमसे कोई बदतमीजी करेंगे तो हम बदला लेने के लिए लड़ाई छेड़ देंगे। ये काम होता था रेजिडेंस का। तो सेकेंड एंग्लो सिख वार की पृष्ठभूमि फर्स्ट में ही थी। इन ऑर्डर टू एवेंज ह्यूमिलिएशन ऑफ फर्स्ट वार एंड ऑल्सो बैड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू रानी जिंदा कौर, सेकेंड एंग्लो सिख वार का कट। कहने का मतलब जो है पहले ट्रीटी में जो है रानी जिंदा को राजा का केयरटेक से हटा दिया, जिससे सिख अपने को काफी ह्यूमिलिएटेड, अपने को काफी शर्मिंदगा महसूस कर रहे थे। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की। यही बदला जो है दूसरे सिख और अंग्रेजों युद्ध का कारण बना। क्या हुआ? तो सेकेंड वार रिजल्टेड इन एनेक्शन ऑफ पंजाब बाय लॉर्ड डलहौजी। दूसरी लड़ाई हुई तो लड़ाई का परिणाम क्या, उन्होंने पंजाब को अपने में, लॉर्ड डलहौजी बहुत और भी महत्वाकांक्षी था, उसने जो है पंजाब को अपने में मिला लिया। एंड दिलीप एंड रानी कौर वाज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, और दिलीप सिंह और उनकी मां को इंग्लैंड भेज दिया गया। ए बोर्ड ऑफ 3 कमिश्नर वाज एस्टैब्लिश कंसिस्टिंग, और वहां पे 3 लोगों का एक कमिश्नर बना दिया गया कि 3 लोग ही अब पंजाब की शासन करेंगे। अब दिलीप सिंह या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कुछ नहीं करेगी, यही 3 कमिश्नर ही करेंगे। मतलब पूरी तरह उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। 3 कमिश्नर, एक हेनरी लॉरेंस, फिर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स जी मनसेल। 3 लोगों को कहा कि अब तुम ही लोग जो है यहाँ का शासन लो। तो इन 1850 दिस बोर्ड वाज एबॉलिश्ड एंड ए चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। अब ये बोर्ड को भी हटा दिया गया 3-4 साल बाद, और वहां पे एक चीफ कमिश्नर बना दिया गया पंजाब के लिए, जो कि सर जॉन लॉरेंस था। सर जॉन लॉरेंस को जो है कहा 3 लोग नहीं, एक ही लोग पूरा मेन रहेंगे, उन्हीं के अंडर में ये सारा पंजाब चलेगा। तो मतलब देखिए कैसे कैसे किया। शुरुआत में उन्होंने कैसे धीरे धीरे कर करके कब्जा कर लिया। तो देखा होगा सिंध में किया, फिर धीरे धीरे करके उसके जनरल ने धीरे धीरे लड़ाई को उकसा के पहला वार किया, फिर वहां पे समझौता जबरदस्ती किया, वहां से भी पेट नहीं भरा। तो उन लोगों ने जब बदला लेने की कोशिश की तो फिर से क्योंकि वो लोग ऐसी परिस्थितियां कर ही दिए थे कि लोग जो है अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे, तो उन लोगों ने विद्रोह किया। विद्रोह के बाद सेकेंड वार हुई, सेकेंड में भी वो हार गए। हारने के बाद जो है ब्रिटिश ने पूरा पंजाब को मिला लिया अपने अंडर में। 49 में 4 सालों के अंडर में मिला लिया। 45 से शुरू हुआ, 1845 से उन्होंने डायरेक्ट शुरू कर दी लड़ाई, और 4 साल के अंडर में उन्होंने पूरा मिला लिया। और दिलीप सिंह छोटे थे, जो कि 10 साल के, शायद 9 साल के हो गए होंगे, और रानी कौर को जो है, और दिलीप सिंह सारी जिंदगी वहीं रहे। बाद में वो बताते हैं कि वो जब वो बड़े हुए तो उनको ये सारी चीज पता लगी, तो दिलीप सिंह ने जो है बाद में विद्रोह करने की कोशिश की, तो उनका पेंशन वगैरह बंद कर दिया जाए। बाद में वो ब्रिटिश छोड़ के पेरिस चले गए, फ्रांस। बाद में बताते हैं कि वहीं फ्रांस में ही उनकी किसी सस्ते होटल में उनकी लाश मिली थी। कुछ दिनों बाद वहां मर गए थे। तो दिलीप सिंह का अंत जो है पेरिस में हो गया था, वहीं मर गए बाद में। 30, 35, 40 साल जो भी उम्र रही होगी, बाद में वो वहीं पे मर गए थे।
तो उनका ये अंत हुआ। यहाँ पे अब हम लोग ये थोड़ा सा रिकैप टाइप का चीज है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो थोड़ा सा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं फिर नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही हुआ कि कैसे कैसे ब्रिटिश में अभी ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या क्या किया, तो कैसे कैसे उनकी हुआ, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है 1746-48 में उन्होंने कर्नाटक का लड़ाई लड़ी। कर्नाटक में क्या डुप्लेक्स फ्रांसीसी गवर्नर और बर्नेट के बीच में हुआ। उसमें जो है पहले अडियार की लड़ाई हुई, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था जिसमें हुआ था, सबसे पहले वहीं शुरुआत हुई। तो उसमें फ्रांसीसी थे, ये फ्रांस का था, और ये ब्रिटिश का था। ये ब्रिटिश का था, ये फ्रांस का था। ये दोनों एक दूसरे को लड़े और वो लड़ाई का नाम बैटल ऑफ अडियार था। बैटल ऑफ अडियार हुई और लड़ाई के बाद फिर एक्स-ला-चैपल की संधि हो गई थी। एक्स-ला-चैपल की संधि हो गई थी। संधि के बाद आपको पता था कि वहां पे एक दूसरे का उन्होंने क्षेत्र लौटा दिया था। फिर सेकेंड कर्नाटक वार, तो आप ये रखिए, ये याद रखिए कि पहला कर्नाटक वार कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, उसकी कौन सी ट्रीटी हुई थी, एक्सिस-ला-चैपल की संधि किसके कारण हुई, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसी में है, बाकी कहानी नहीं। बस ये चीजें याद रखी कि ये टर्म किससे किससे रिलेटेड है। फिर दूसरा कर्नाटक वार हुआ, उसमें दो पार्टियां हुई, एक डुप्लेक्स चांदा साहब मुजफ्फर जंग थे, ये हैदराबाद वाले के थे और ये कर्नाटक वाले थे, और डुप्लेक्स ये फ्रांसीसी था, ये एक तरफ थे। दूसरा कौन थे, इंग्लिश थे। फिर नासिर जंग थे और नवाब अनूरुद्दीन थे। तो ये दो पार्टियों में लड़ाई हुई। इसमें 2-3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहले अंबुर की लड़ाई हुई, फिर आरकोट में जो है, आरकोट में देखिए लॉर्ड क्लाइव आया था, यहाँ पे लड़ाई किया था लॉर्ड क्लाइव ने, और हार गए थे। यहाँ ये लोग हार गए थे फ्रांसीसी लोग, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था यहाँ पे। उसमें एक लड़ाई लड़ी गई थी पहले में, इसमें 2 लड़ाई, अंबुर में यहाँ पे जीत गए थे ये लोग, फ्रांस ये पार्टी जीती थी, पहली पार्टी फ्रांस जीत गए थे, और यहाँ पे इंग्लिश जीते थे, ब्रिटिश जीते थे। तो यहाँ पे इस लड़ाई में काफी नुकसान हुई। फिर उसके बाद पांडिचेरी की संधि हुई थी। फिर तीसरा कर्नाटका वार हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया था। तो इसमें क्या, काउंट डी लेली गवर्नर बन गया था फ्रांस का, और जनरल आयरकूट, ये इन दोनों के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बांडीवास लड़ी गई थी जिसके कारण पूरी तरह फ्रांस खत्म हो गया। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस की समझौते, क्योंकि 7 साल की लड़ाई थी, यूरोप की लड़ाई का ही परिणाम था, तो पेरिस में समझौता हुआ। यूरोप में लड़ाई खत्म हुई तो यहाँ भी समझौता हुआ, और समझौता हुआ तो फ्रांसीसियों को कहा गया अब आप सिर्फ व्यापार करिए, आपको पांडिचेरी दे रहे हैं, अब बस व्यापार करिए, आप जो है अब यहाँ पे सत्ता के चक्कर में मत रहिए, जमीन के चक्कर में बस आप व्यापार करिए, बाकी अब अंग्रेजों ने सारा कब्जा कर लिया। तो यहाँ से थर्ड कर्नाटक में फ्रांस खत्म हो गए। अब बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं, यहाँ से शुरुआत हुई। तो 1757 में लड़ी गई। कौन था, सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, और लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर एक तरफ थे। इसमें जो है हार गया सिराजुद्दौला और मार दिया गया। मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया गया, पर मीर जाफर जो है ठीक से काम अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं करा गया, तो मीर जाफर के दामाद को मीर कासिम को बना दिया गया। तो मीर कासिम जब बना तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपने को मजबूत करने लगा। यह चीज जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, क्योंकि कासिम बाजार पे उसने कब्जा कर लिया, उनके किले पे कब्जा कर लिया, और उनपे जो दस्तक का वो दुरुपयोग करते थे उसको भी रोकने की कोशिश की। तो अंग्रेजों ने जो है और वहां पे जो है ट्रेजिडी या ब्लैक होल तो यहाँ हुए थे, सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी, जिसके कारण लॉर्ड क्लाइव ने जो इसके ऊपर हमला बोला था मीर जाफर को मिला के। तो यहाँ पे कासिम बाजार उसका फोर्ट विलियम कब्जा कर लिया और दस्तक की बर्बादी को रोका मीर कासिम ने। तो क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन पार्टियां थी, मीर कासिम था बंगाल का नाम, सुजाउद्दौला, देखिए सुराजिद नहीं है सुजाउद है,
ये बंगाल, ये शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब था, हमने बताया। और शाह आलम सेकंड दिल्ली का मुगल बादशाह था। दूसरे में कौन थे? इंग्लिश और मीर जाफर। यहाँ पर भी मीर जाफर, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी मीर जाफर उसका साथ दिया। इसके बाद क्या हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल गई और इसको अवध के नवाब कहा कि तुम वहां पे राज करो, लेकिन हरजाना दो और कड़ा और इलाहाबाद जो है शाह आलम को दे दो। शाह आलम से कहा गया अब दिल्ली छोड़ दो, अब यहीं पे कड़ा और इलाहाबाद में रहो और आपको 26 लाख की पेंशन दे दी जा रही है। अब आप मुगल बादशाह का जो है तमगा जो है छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया इलाहाबाद की संधि में। ये सब आपने देखा, यहाँ खत्म हुआ। अब फिर साउथ में आए, मैसूर में टीपू सुल्तान। उनके लिए एक मुसीबत बन रहा था, क्योंकि टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी था। टीपू सुल्तान एक सैनिक था, सैनिक से वो जो है वहां का राजा बन गया था मैसूर का। तो इससे उसकी बढ़ती हुई सत से वहां के लोग, हैदराबाद के निजाम, मराठा, ये सब शंकित होने लगे और अंग्रेजों भी वहां पर और यह फ्रांसीसियों की मदद भी लेने लगा था। और फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के दुश्मन थे, तो इससे अंग्रेजों का भी दिमाग खटकने लगा। तो अंग्रेजों ने जो है शुरुआत में क्या किया? हैदराबाद को निजाम को मिलाया, मराठा को मिलाया और हैदर अली के खिलाफ लड़ाई शुरू की। लेकिन हैदर अली ने चालाकी से जो है निजाम को, हैदराबाद निजाम और मराठा को अपने में मिला लिया। तो हैदर अली ने पहली लड़ाई जीत ली तो मराठा की पहली मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि में एक दूसरे का क्षेत्र इन्होंने लौटा दिया। यही बस हो गया 69 में। फिर उसके बाद जो है अब फर्स्ट मैसूर के बाद जो है फर्स्ट मराठा वार हो गया, क्योंकि इसके बाद सेकंड मैसूर वार बाद में हुआ। तो इसलिए ये जो है मराठा यहाँ मैसूर वार 80 में हुआ। उससे पहले जो है मराठा की लड़ाई हुई। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हुआ, तो सेकंड जो है इनका 1780 में हुआ। ठीक है, 1780 में हुआ और उसके बाद इनका जो है, ठीक है, फिर थर्ड जो हुआ, फिर थर्ड भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, फिर चौथा भी यहाँ पे लगातार हुआ है इनका। तो उसके पहले इनका मराठा वार हो गया था। तो फर्स्ट यहाँ हुआ, सेकंड यहाँ हुआ, थर्ड जो है 86 में हुआ, फोर्थ 99 में हुआ। तो 1786 तीसरा लड़ाई और चौथा 1799, ये चौथी लड़ाई हुई। ये मराठा की चारों लड़ाइयाँ हुई। इसके पहले जो है ये हो गया था 75 में मराठाओं से इनकी लड़ाई हो गई थी, तो यहाँ पे इसको आ गया। तो मराठा नाना फडणवीस और एक तरफ थे। हमने अभी पढ़ा कि मराठाओं में क्या हुआ था कि नाना फडणवीस केयरटेकर बन गए थे। जब नारायण राव मरे तो राघोवा ने कब्जा करने की कोशिश की, तो राघोवा को नाना फडणवीस ने उसके हटा के जो है नारायण राव को लड़कों को बना दिया था। तो राघोवा जो कि अंग्रेजों से मिल गया। तो यहाँ पे यही हुआ कि नाना फडणवीस और अंग्रेज और राघोवा के बीच हुई अंडर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग अंडर लड़ा गया। उसके बाद सूरत की संधि हुई 75 में भी। फिर उसके बाद तालेगांव की लड़ाई हुई, फिर पुरंदर की संधि हुई, फिर सालबाई की संधि हुई। तो ये सारी चीजें हुई, एक दूसरे से कई लड़ाइयां हुई, कई संधियां हुई। तो मैसूर का वार सेकेंड हुआ, फिर हैदर अली और अंग्रेज में यहाँ पे तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, क्योंकि इसी के बीच में हैदर अली मर गया था, इसी के लड़ाई के बीच में हुआ। तो जिससे जो है इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे के राज्य लौटा दिए थे। थर्ड मेन जो है टीपू सुल्तान एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिटिश निजाम मराठा कर्नवालिस में। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है मराठाओं को मिला लिया और इसमें जो है काफी हार हुई। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, टीपू सुल्तान को अपना आधा से ज्यादा राज देना पड़ा और कई समझौते उन पे थोपे गए। फिर
उसके बाद फिर टीपू सुल्तान ने फिर से चौथी लड़ाई लड़ी, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और टीपू सुल्तान के परिवार को बंदी बना लिया गया, बंदी बना के जेल भेज दिया गया। और टीपू सुल्तान के साथ फ्रांसीसी ने भी कुछ सहायता की थी, तो अंग्रेजों ने लड़ा वेजली के अंडर में, और यहाँ पे टीपू सुल्तान खत्म हो गया पूरा। और मैसूर में जो है वहाँ के पुराने जो वाड़िया वंश में के राजा को जो है, वाड़िया वंश के राजा को जो है वहाँ का शासन बना दिया, नॉमिनल हेड बना दिया गया कि आप छोटे सी जगह ले लो और यहाँ के राजा बने रहो, बाकी पूरे चीज़ों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अब ये मैसूर वार था, सेकेंड थर्ड। तो ये अब यहाँ पे सेकेंड वार जो मराठाओं का जो दूसरा लड़ाई हुई, पहला वहाँ पे हो गई थी 80 में, पहली यहाँ लड़ाई होगी, दूसरा जो है मराठा, सेकेंड वार मराठाओं की सेकेंड लड़ाई हुई। इसमें बाजीराव सेकेंड और बाजीराव सेकेंड भाग गया था। बाजीराव जाके जो है मिल गया था नाना फड़नवीस के मरने के बाद, वहाँ पे खुराफात शुरू कर दिया था इसने, और जब वहाँ से इसकी बात नहीं बनी तो वो ब्रिटिश के साथ मिल गया, और उसके और होलकर और सिंधिया एक तरफ हो गए और ये दोनों हो गए, जिसमें जो है वहाँ पे बासिन की संधि हुई, फिर राजपुर घाट की संधि हुई, ठीक है, राजपुर घाट की संधि हुई, ये सारा चीज हुआ इसमें। फिर पिंडारियों की लड़ाई हमने देखा था, बीच में आ गया था। पिंडारी जो है ब्रिटिश की तरफ मराठाओं की अवैतनिक सेनाएं थी, जिनको तनख्वाह नहीं दी जाती थी, लेकिन लड़ाई में ये पार्टिसिपेट करते थे और वहाँ लूटपाट में जो हिस्सा मिलता था वो ले जाते थे। तो ब्रिटिश को लगा कि ये हमेशा जो है मराठाओं की लड़ाई में ये हमेशा साथ देते हैं, जिससे वो मराठा मजबूत होते थे। तो उनको लगा कि सबसे पहले पिंडारियों को खत्म कर देंगे तो मराठा आपसे आप कमजोर हो जाएंगे। तो उन्होंने पिंडारियों को हराने की सोची। तो ब्रिटिश और इनका पिंडारियों की हुई और पिंडारियों के मार दिए गए थे। हमने यही देखा था, पिंडारी मार दिए गए, एक मार दिया गया था, एक जेल में मर गया था, चित्तू मार दिया गया था, एक जेल में मर गया था, एक को कुछ जमीन देके कहा कि अब तुम समझौता कर लिया गया था। फिर तीसरी लड़ाई हुई। अब तीसरी लड़ाई में दूसरे में तो ये ब्रिटिश के साथ था, फिर से ये जो है अलग हो गया, बाजीराव फिर से आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ आदमी था, जैसे वहाँ राघोवा गड़बड़ था। पहली लड़ाई राघोवा के कारण हुई, दूसरी और तीसरी लड़ाई बाजीराव सेकेंड के कारण हुई। तो बाजीराव सेकेंड, दौलत राव, अप्पा साहब, मल्हार राव, ये सारे जो थे जितने ये क्या कहते हैं मराठा चीफ थे अलग अलग क्षेत्रों के, वो सारे एक तरफ हो गए और दूसरा जो है ब्रिटिश एक तरफ हो गई। लड़ाई हुई और ये सब हार गए, सबको हरा दिया ब्रिटिशों ने। बाजीराव को कहा कि अब आप पेंशन ले लो, हट जाओ, और एक क्या करते हैं मराठाओं के जो है शिवाजी के कोई वंशज को सतारा में रियासत देके उनको वहां सेट कर दिया गया। बाकी सबको कहा, दौलत राव को भी छोटी सी रियासत दे देगी, अप्पा साहब को दे देगी, मल्हार राव को भी दे दिया गया, और इनको भी पेंशन देके कानपुर भेज दिया गया। तो पूरा मराठाओं पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया यहाँ पे। अब एनेक्सर ऑफ ट्रीटी हम लोगों ने इसी क्लास के में पढ़ा कि सिंधी को 43 में किया, एंग्लो सिख वार हुआ 45-46 में, और दूसरा 49 में। तो यहाँ तक 49 तक आते आते इन लोगों ने फिर बाद में जो है पंजाब को इन्होंने कब्जा ही कर लिया, दिलीप सिंह को भेज दिया, कब्जा हो गया। तो ये सारे चीजें यहाँ पे इन्होंने कर ली। तो कहने का मतलब ब्रिटिशों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अब जो है अब इन्होंने इतना किया तो इनके खिलाफ जो है विद्रोह शुरू होगा। तो जो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाएगा 1857 की लड़ाई। तो ये पूरी कहानी जो है ब्रिटिशों ने क्या क्या किया, यहाँ पे आने पे क्या क्या गड़बड़ियां, फिर सिंध और पंजाब में क्या गड़बड़ी की, फिर साउथ में क्या की, बंगाल में क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को मिला के हर जगह मराठाओं के साथ क्या किया। तो इस सब के कारण जो है मुगल बादशाह के साथ इन्होंने क्या किया, सबके साथ बेइज्जती की, अपमानित किया, सबको हराया,
और सबको जो है भारत के राजाओं को, नवाबों को, उन्हीं की जनता के सामने उनकी सत्ता से छीन ली गई और वहां पे उनको बेइज्जत का सामना हुआ, जिससे जो है वहां की जनता के अंदर कई राजाओं के अंदर और वहां के लोगों के अंदर कई विद्रोह, इनके चारों तरफ से विद्रोह फैल चुका था, अंदर अंदर था, वही सुलग रहा था और वही विद्रोह जो है 1817 स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। तो नेक्स्ट में हम ये देखेंगे ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो लेकिन उसके लिए ये बैकग्राउंड आपको समझना होगा कि ये सारा जो इन्होंने पूरा रायता फैलाया, पूरा ये जो कहानियां गलत सही जैसे जो मिला वैसे करके पूरा इन्होंने किया, जिसके कारण इनका विद्रोह हुआ। छोटे छोटे विद्रोह और भी होते रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा विद्रोह था जो जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ों को पूरी तरह हिला दिया। और इस विद्रोह के कारण क्या हुआ, अंग्रेज जो है अब सावधान हो गए, अब वो जबरदस्ती करना बंद कर दिए थे, वो सारी चीजें कर दिया, अब वो चीजें थोड़ा सा समझा बुझा के मिला के जुला के अब काम कर रहे हैं। अब जैसे जबरदस्ती करने वाले, जैसे सिंध में जबरदस्ती कर दिया, पंजाब में जिंदा के साथ जबरदस्ती कर दिया, हैदर अली में उनके वंशजों को कब्जा करके मार दिया गया, मराठाओं के साथ कर लिया, मुगल बादशाह के साथ अपमानजनक किया गया, हर जगह किया गया। तो ज्यादातर इन्होंने किया। तो दैट्स इट फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स।